बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हम इंग्लिश 201 के क्विज नंबर 5 की और 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप लोगों ने एंड तक वीडियो को देखना है और हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड थैंक्स फॉर 11 के सब्सक्राइबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, द राइटर अटेम्प्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एवेल्यूएटिंग ऑप्शंस एंड सजेशन सॉल्यूशंस। कि जो राइटर है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है प्रॉब्लम्स को बाय एवेल्यूएटिंग ऑप्शंस और सजेशंस। ठीक है, जो सजेशन सॉल्यूशंस होते हैं और ऑप्शंस होते हैं उनको एवेल्यूएटिंग करते हुए वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये किस चीज़ में होता है, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारे पास है ना, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो इंग्लिश जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपको हैंड आउट से पेपर आएगा। फाइल्स पे आप अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल एड इफेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन अ प्रोसेस और प्रोसीजर। यानी कि ऐसी कौन सी टाइप है किसकी विजुअल एड की वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट्स करती है सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन अ प्रोसेस और प्रोसीजर। यानी कि जैसे इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से सक्सेशन ऑफ इवेंट्स का मतलब ये होता है कि लाइक 1947 में पाकिस्तान बना। ठीक है, 1900 आप कह सकते हो कि 56 में पहला जो लगा हमारा आइन, 1962 में दूसरा, 1973 में तीसरा। इस तरह से ये क्या है, एक जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं ना उनकी तरतीब के लिहाज से उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट्स करना, वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। जो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन है ना, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, विजुअल एड्स पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए। उसके बाद है द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे। जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, वैसे तो वो सारे हैं, उसमें नखट्टू भी हैं और सारा कुछ आ जाता है, बट हमने पॉजिटिविटी को लेकर चलना है। तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, ऑफ शार्प माइंड। ठीक है, क्या है, शार्प माइंड। आज के जो जनरेशन है ना 2010 से ये 2024 वाली, ठीक है, इसको अल्फ़ा जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा जनरेशन। जो 1955 वाली थी ना उसको जेड जनरेशन बोलते थे। तो हिसाब लगा सकते हो कि शार्प माइंड जो है वो अब तक कहाँ तक आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बेस्ट विजुअल एड सिंप्लीफाइड कॉम्प्लिकेटेड डाटा। द बेस्ट विजुअल एड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड डाटा जो होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट विजुअल एड उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। ये पीपीटी स्लाइड्स की ही बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमारे कुछ हैंडआउट्स भी दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है यहाँ पे, उसमें कॉम्प्लिकेटेड डाटा को हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं और ये एक हकीकत है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस काजेज राइटर्स ब्लॉक एंड इट इज़ यूजुअली। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है यानी कि कॉन्फिडेंस होता नहीं है और राइटर बन जाते हैं, वो क्या होता है, राइटर ब्लॉक की वजह बनता है। एंड इट इज़ यूजली, यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो हमने बोलना है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बात कर रहे हैं कि ये यूजली सेल्फ फुलफिलिंग होता है। यानी कि जो कॉन्फिडेंस होता है उसको हम खुद ही फुल कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा बंदा हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, हम कहीं से सीख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये हमने खुद में अब खुद बिल्ड करना होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन बेसिकली जो राइट डेफिनेशन है वो ये बी वाली है कि इट इज़ अ क्लियर डिफाइंड एंड मेजरेबल आउटकम टू बी अचीव्ड ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनल टर्म में मैं 3.8 तक CGPA ले सकूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसको होता क्या है, इसमें अगर इसकी मज़ीद डिटेल में करें तो इट इज़ अ डिफाइंड मेजरेबल आउटकम अचीव्ड ओवर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, ये वही चीज़ है, टाइम फ्रेम यहाँ पे जैसे कि फाइनल टर्म आने वाला तो उसमें मैं इतने लूँगा, तो ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद है कि फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी इन राइटिंग मेक श्योर योर आर क्लोजली लिंक टू देयर इंसिडेंट्स। ठीक है, यानी कि जब आप राइटिंग कर रहे हो उसके लिए क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर, तो आपको क्या श्योर करना चाहिए कि आपके जो प्रोनाउंस है ना, ठीक है, आपके जो प्रोनाउंस है वो बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड होने चाहिए अपने एंटीसीडेंट्स से। ठीक है, जो उनसे पीछे वाले आते हैं ना उनके साथ आपके प्रोनाउंस बिल्कुल राइट होने चाहिए। ठीक है, मैच करते हो। उसके बाद इन सम सिचुएशंस विजुअल एड्स कैन कैरी दी मैसेज। कुछ सिचुएशंस के अंदर जो विजुअल एड्स होता है वो क्या करता है, फुल मैसेज कैरी करता है, यानी कि इंटायर मैसेज कैरी करता है, बट ये हर चीज़ के अंदर नहीं होता। इसी का एक और भी क्वेश्चन आता है आपको, यही सेम स्टेटमेंट होती है जैसे उसमें ये होता है, वो ये बोलते हैं कि विजुअल एड्स कैन कैरी दी मैसेज। नीचे आपको यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इंटायर आएगा यानी कि इन सम सिचुएशंस आएगा। ठीक है, इंटायर इन सम सिचुएशंस। ठीक है, तो वहाँ पे सम सिचुएशंस में ही फुल मैसेज को कैरी करता है, अदरवाइज हाफ मैसेज ही होता है। ठीक है,
उसके बाद है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ पुअर, ठीक है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, वो होती है आपकी पुअर रिसर्च, ठीक है। यानी कि आपने रिसर्च ही अपनी पुअर की थी, जिस वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आप वहाँ पे अटके हुए हो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पैराग्राफ कोहेरेंस। पैराग्राफ कोहेरेंस से आपने क्या सीखा है, तो पैराग्राफ कोहेरेंस से ये सब कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें है लॉजिकल फैक्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, सेंस शुड बी क्लियर, हाउ अ प्रॉपर बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो पैराग्राफ कोहेरेंस में यही चीज़ होती है कि आपकी हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो, उसको लॉजिकल फैक्ट से ऑर्गेनाइज्ड हो और उसकी बिगिनिंग हो और एक एंडिंग भी हो। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सी इस सेंटेंस में राइटिंग टेक्निक यूज़ हुई, तो इसको गौर से देखें। अगर इट वाज स्नोइंग आउटसाइड सो स्कूल वाज कैंसल्ड, तो इट्स द काज इफेक्ट, ठीक है। इट्स काज इफेक्ट यानी कि इसकी काज क्या है, स्नोइंग, जो बाहर बर्फ़बारी हो रही है उसकी वजह से क्या हुआ, स्कूल कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होना जो है वो क्या है, उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ये काज एंड इफेक्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल टर्म के लिए। इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इसको समझना है कि इसमें है क्या चीज़, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि हाउ मैनी बेसिक पार्ट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स आर देयर। फॉर्मल जो रिपोर्ट्स होते हैं उसके 3 ही पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 3 ही पार्ट्स होते हैं। परिफेटरी पार्ट्स इस तरह से हैं, 3 पार्ट्स हैं नाम, ठीक है। 3 इसका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामर क्वेट्स। ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस की एग्जाम्पल है, तो अगर आप इस सेंटेंस को देखो, एक है प्रोग्रामर जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव बंदा है। और क्वेट्स यानी कि उसने छोड़ दिया, ये क्या है, वर्ब उसने यूज़ की। तो ये बेसिकली कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस। ये जो चारों सेंटेंसेज आपको दिए गए ना, सेंटेंस ऑफ टाइप्स, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर हैं। इन चारों के साथ में वहाँ पे उन्होंने ना दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आपने ये चारों अच्छे से करनी है, इनमें से आपको फाइनल टर्म के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जनाब 4 है, ठीक है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट यूजुअली इंडिकेट्स। एक एनालिसिस रिपोर्ट की जो अपेंडिक्स होती है वो क्या इंडिकेट कर रही होती है, अपेंडिक्स होता है बेसिकली एंड पर दिया जाता है, डाटा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें टेबल ऑफ रॉ डाटा होता है, सैम्पल इक्वेशंस होती हैं और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस होती हैं, ऑल ऑफ दीज होती है, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाती होती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 के पाई चार्ट्स। Pie charts are unsurpassed in their ability to depict the composition of a whole, ठीक है। पाई चार्ट क्या करता है कि ability to depict the composition of a whole हर चीज़ जो चीज़ होती है उसके पूरे की वो यानी कि आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना किसका, पैसिव वॉइस का, एक्सेसिव नोमिनलाइजेशन का और अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस का, वो किस वजह का काज क्रिएट करता है, तो वो वर्डी राइटिंग जो होती है, ठीक है, वर्डी राइटिंग जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उस राइटिंग की वजह बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक एनालॉजी है, यानी कि एमे ही किसी के साथ बात जोड़ देना, जो मिले जुले या ना मिले जुले, बस जोड़ देना, ठीक है। तो ये क्या है, एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि यूज़ टू एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर। ये चीज़ है, एनालॉगी ही है। अगेन उसकी डेफिनेशन दी कि यहाँ पे प्रॉपर कि इट्स यूज टू एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर। दूसरे प्रोसेस के टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, हमारे पास एनालॉगी कहलाता है। जैसे हमने ऊपर देखा है कि आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द राइटर अटेम्प्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राइटर जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है एक प्रॉब्लम को, उसके ऑप्शंस और उसके सजेशन सॉल्यूशंस को एवेल्यूएट करते हुए। तो ये क्या है, कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट के अंदर ऐसा होता है। सी ऑप्शन इसका जो है हमारे पास बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास कि इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग स्टक व्हाइल राइटिंग, ठीक है। जब राइट करते हुए आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती कि आगे क्या लिखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइटर्स ब्लॉक, यानी कि राइटर ब्लॉक हो गया है, थक गया है उससे आगे नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। उसके बाद द टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल यूज्ड विजुअल एड्स। टेबल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है विजुअल एड के अंदर
और ये मोस्ट वर्सटाइल भी है और मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ठीक है। वाइडली यूज्ड है यानी इसको काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि विजुअल एड्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो टेबल ही है। टेबल क्या है यार, यही जो हम बनाते हैं टेबल्स, छोटे टेबल्स की शक्ल में डिफरेंस बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक चीज़ को इधर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ को इधर, तो ये क्या है, एक तरह का टेबल है। और ये देखें कैसा बना है, ठीक है, इस तरह का ही टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जनाब क्वेश्चन है कि हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एज अ रूल शुड कंटेन करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली हार्डवेयर होता क्या है, मुझे आप बताओ। ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो इसकी जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस है उसको हम क्या करेक्टरिस्टिक्स कंटेन करता है, तो इट्स अ फिजिकल, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन में देखें इट्स अ फिजिकल, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक्स। चार्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स टू शो द प्रपोजर प्लान ऑफ वर्क। यानी प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर जो प्रपोजल प्लान ऑफ वर्क होता है उसको शो करने के लिए जो चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। उसमें आपके ये सारे होते हैं, क्योंकि आपने एक प्रपोजल प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें आपका बजट होगा, उसमें आपका शेड्यूल होगा, हर चीज़ को शो करने के लिए बनाया जाता है। तो इट्स राइट आंसर इज़ दी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, समझ आई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के द टेक्निक इज़ यूज इन पैराग्राफ डेवलपमेंट टू एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अनदर। ये एनालॉजी की ही आप कह सकते हो कि डेफिनेशन है अगेन, कि पैराग्राफ डेवलपमेंट के अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ होती है जिसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5, specifications are used as the basis of for the test plans and user documentation। ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशन है जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द टेस्ट प्लान्स एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, ठीक है। नरेशन फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड अ पैराग्राफ राइटिंग। नरेशन जो होता है वो क्या फॉलो करता है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का, तो वो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल फॉलो करता है। नरेशन होती क्या बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, ये वही चीज़ आप ये कह सकते हो कि जैसे इसमें क्वेट्स आ जाते हैं, ठीक है। किसी ने जैसे आप ये कह सकते हो कि हदीसें नरेट्स की जाती है ना, यानी कि वो किस साहबी ने किस से नकल की, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो वो एक क्या करती है, उसमें क्रोनोलॉजिकल पैटर्न चलता है, ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस साहबी ने सुनी थी, फिर उस साहबी ने कहीं आगे बात की और उस जिससे उसने बात की उस साहबी ने उस चीज़ को नोट किया, ठीक है। तो ये होता है नरेशन पैटर्न जो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न को ही फॉलो करता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास के स्पेसिफिकेशंस हैव टू बेसिक फंक्शंस। स्पेसिफिकेशंस के दो फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है कम्युनिकेट करना, दूसरा होता है कंपेयर करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है कि बजट स्टेटमेंट इज़ दी दैट शोज़ हाउ मैनी विल बी गेन्ड और स्पेंट। बजट स्टेटमेंट क्या होती है, टेबल होता है बेसिकली, ठीक है। इज़ द टेबल, ठीक है, इज़ द टेबल दैट शोज़ हाउ मैनी विल बी गेन्ड और स्पेंट। तो ये टेबल होता है, डी ऑप्शन इसका राइट, ये अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स राइट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है बाय अरेंजिंग द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल और स्पेशली आर राइटर विल बी एबल टू अचीव इन हिज मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि बाय अरेंजिंग द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली और स्पेशली, ठीक है, इवेंट्स को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या स्पेशली ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और अब क्या है, राइटर विल बी एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, ठीक है। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो राइटर होगा उसको क्या मिलेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक वही है और क्रोनोलॉजिकल भी वही चीज़ है कि कब कौन सी चीज़ पहले वाक़या हुई, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, और उसको एक तरतीब से लिखना जो होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें राइटर को भी फ़ायदा होता है, समझने भी फ़ायदा होता है और ईजी होता है, ठीक है, बंदे के लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम, अगर हमारे पास है 1, तो क्वेश्चन 1 आई थिंक नहीं है, ठीक है। 2 पे चलते हैं कि कैन विजुअल एड्स कैरी द इंटायर मैसेज। क्या विजुअल एड्स पूरा मैसेज इंटायर करते हैं, तो इन सम टाइम्स, ठीक है, हर टाइम नहीं करते, इन सम केसेस, इन सम सिचुएशंस, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि विजुअल एड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन प्रोसेस नॉन टेक्निकल ऑडियंस।
विजुअल एड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं जब आपने क्या करना, एक्सप्लेन ए प्रोसेस टू अ नॉन टेक्निकल ऑडियंस। नॉन टेक्निकल ऑडियंस को अपना एक टेक्निकल प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना हो, तब आपके लिए क्या होता है कि विजुअल एड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एन ऑप्शनल एडिशन टू द फ्रंट मैटर ऑफ द एनालिसिस रिपोर्ट। एनालिसिस रिपोर्ट का जो फ्रंट मैटर होता है वहाँ पे एक ऑप्शनल एडिशन जो है कौन सा कंपोनेंट होता है, तो वो होता है लिस्ट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो है ये ऑप्शनल एडिशन होता है टू द फ्रंट ऑफ द मैटर ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन अ प्रेजेंटेशन द विजुअल एड्स शुड गो द प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में जो विजुअल एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ चलते हैं। क्या चलते हैं, प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ चलते हैं, अगेंस्ट नहीं होता, बियॉन्ड नहीं होता, पीछे नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साथ होता है। जब विजुअल एड्स प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ चलेगा तब ही तो मज़ा आएगा प्रेजेंटेशन देने का, ठीक है, तब भी लोगों को समझ आएगी। उसके बाद है वाइल राइटिंग द बिजनेस प्रपोजल टू राइटर शुड कीप इन माइंड दैट द रीडर्स ऑफ प्रपोजल्स आर। जब आप एक क्या कर रहे हो कि एक बिजनेस प्रपोजल लिख रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो उस प्रपोजल को पढ़ेंगे, जो रीडर्स होंगे वो क्या है, वो इन्वेस्टर्स हैं। क्यों इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का लफ्ज़ दिया गया है क्योंकि आपने एक बिज़नेस प्रपोजल दिया है उनको, और अगर उनको बिज़नेस प्रपोजल अच्छा लगा वो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे और आपके साथ कारोबार करेंगे, ठीक है। वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई क्रिएटर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, वो रीडर्स ऑफ प्रपोजल्स हैं बट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कि नरेशन फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, नरेशन फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन 7 उसके बाद हमारे पास के एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूजेस एंड टू रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है वो क्या क्या यूज़ करता है, वो रेक्टेंगल्स और लाइंस यूज़ करता है, ठीक है। चार्ट के अंदर क्या क्या होता है भला, आपको आइडिया हो तो मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल्स होते हैं यानी कि इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और लाइंस यूज़ करता है, ठीक है, लाइंस यूज़ की जाती हैं चार्ट्स के अंदर, ठीक है, इस तरह से। अभी आपको अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता ठीक है। रेक्टेंगल्स एंड लाइंस, ठीक है, ये भी थोड़ा सा फंक्शन हो जाता है साथ में कि आप लोगों को थोड़ा विजुअली बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि अपवर्डली डिफाइंड ऑफ योर कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर, अच्छा, अ पुअरली डिफाइंड ऑफ योर कम्युनिकेशन विल इनवाइटेबली मेक राइटिंग मोर डिफ़िकल्टी, ठीक है। एक पुअरली डिफाइंड पर्पस होता है ना जो आपकी कम्युनिकेशन का, वो क्या करता है, आपकी राइटिंग को मोर डिफ़िकल्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ प्लान। प्लान की जो सबसे रिकॉग्नाइज्ड टाइप है, जो नहीं टाइप, ठीक है, जो नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टाइप है वो क्या है, एड एच ओ सी। ये जो बी ऑप्शन है ना, ए डी एच ओ सी, ये सबसे नॉट रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ प्लान है। समझ आई इसकी। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर किए, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन थे, एक मिस था इनमें से। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड एक्सप्लेनेशन भी। अगर अच्छी लगी चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।